प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि अपना देश एक लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य में जहां आम जनता के कल्याण का ध्यान रखा जाता है, वहीं पर जो श्रमिक हैं, जो विभिन्न कर्मचारी वर्ग है, उनके हितों का भी ध्यान रखा जाता है। कर्मचारी वर्ग को उनके द्वारा संतोषप्रद कार्य करने के उपलक्ष्य में या उनके द्वारा एक निश्चित सीमा से ज़्यादा कार्य करने के उपलक्ष्य में हमारे देश में बोनस की अर्थात वेतन के अलावा कुछ दिनों के वेतन को और देने के लिए एक बोनस भुगतान अधिनियम की व्यवस्था की गई है। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 में हमारे देश में पारित किया गया। इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्योगों व संस्थानों में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए बोनस के भुगतान की व्यवस्था कराना तथा उससे संबंधित अन्य मामलों को सुलझाना है। यह अधिनियम पूरे देश में फैले हुए उन सब कारखानों और संस्थानों पर लागू होता है जिनमें लेखा वर्ष की अवधि में किसी भी दिन 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। अधिनियम शिक्षार्थियों को छोड़कर काम पर लगे उन सभी कर्मचारियों पर लागू होता है जिनका मासिक वेतन या मजदूरी निर्धारित सीमा तक है, किंतु ये जो निर्धारित सीमा है वो अलग अलग समय पर अलग अलग होती रहती है। जैसे 1985 तक ये जो निर्धारित सीमा थी वह 1600 रुपये थी, किंतु 1985 में इस सीमा को बढ़ा करके 2500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बोनस भुगतान अधिनियम उन समस्त संस्थानों पर लागू होता है जहां पर पूरे एक वित्तीय वर्ष में, लेखा वर्ष में अगर उनमें किसी भी दिन, अगर एक भी दिन 20 या उससे ज़्यादा कर्मचारी काम कर लेते हैं तो उन सब पर यह लागू होगा। जिन संस्थानों तथा व्यक्तियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है उनमें भारतीय जीवन बीमा निगम, नाविक, गोदी कर्मचारी, केंद्र व राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकरणों के औद्योगिक संस्थान, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, समाज कल्याण संस्थाएं, विश्वविद्यालय, शिक्षा संस्थाएं, अस्पताल, इमारती कार्यों में ठेके के श्रमिक, भारतीय रिजर्व बैंक, औद्योगिक वित्त निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं जैसे यूटीआई जो अन्य किसी देश से गुजरने वाले मार्गों पर कार्य करते हैं, इन सरकारी क्षेत्र के किसी भी संस्थान के कर्मचारी क्षेत्र के उन उद्यमों को छोड़कर जो विभाग द्वारा नहीं चलाए जाते हैं तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों से 20% की सीमा तक स्पर्धा करते हैं। कहने का तात्पर्य ये अपने को समय समय पर इसमें बदलाव होते रहते हैं कि ये किन कर्मचारियों पर लागू होगा, किन पर नहीं लागू होगा। ये बहुत से संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है तथा बहुत प्रकार के कर्मचारियों पर इसको लागू होता है। समय समय पर राज्य सरकार, समय समय पर केंद्र सरकार इसमें संशोधन करती रहती है। हमारे देश में जो बोनस भुगतान अधिनियम है, इसमें मुख्य रूप से जो बातें होती हैं, जो धाराएं हैं, वो निम्न बातों से संबंधित होती है। पहली ये है बोनस के लिए पात्रता, अर्थात बोनस के लिए एलिजिबल कौन होगा, किस किस को बोनस मिलेगा। दूसरा है न्यूनतम तथा अधिकतम बोनस की अदायगी, किसी भी व्यक्ति को मिनिमम कितना बोनस मिलेगा और उसको मैक्सिमम कितना बोनस दिया जाएगा। तीसरा है बोनस भुगतान के लिए समय सीमा, जो व्यक्ति बोनस के लिए पात्र है और अगर उसके न्यूनतम और अधिकतम भुगतान बोनस का तय कर लिया गया है तो उसको बोनस का भुगतान किस समय के भीतर किया जाएगा। चौथा बिंदु है बोनस से कटौती, बोनस में से कौन कौन सी डिडक्शंस, कौन कौन सी कटौतियाँ की जा सकती है। फिर पांचवा बिंदु है कुल लाभों की तथा बोनस के रूप में वितरण योग्य उपलब्ध जो संसाधन है उनकी गणना। तो ये बातें हमारे इस एक्ट में या इसमें जो मुख्य बातें हैं वो 5 बातें इसमें बताई गई है। पहली बात हुई इज एलिजिबल फॉर बोनस, दूसरा है मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बोनस, थर्ड है टाइम लिमिट फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस, फिर है डिडक्शंस फ्रॉम बोनस और फिर है टोटल प्रॉफिट्स तथा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस। ये सारी बातें इसमें हैं। अब अपन देखेंगे कि बोनस के लिए कौन कौन व्यक्ति पात्र होते हैं। तो अधिनियम की परिधि में आने वाले किसी भी संस्थान का ऐसा कोई कर्मचारी अधिनियम के द्वारा धाराओं के अनुसार अपने मालिक से बोनस पाने का अधिकारी होता है जिसने किसी भी लेखा वर्ष में कम से कम 30 दिन काम किया हो। अर्थात कोई भी ऐसा कर्मचारी
अगर किसी ऐसे संगठन में काम करता है जिसके द्वारा बोनस दे है, तो अगर उसने एक फाइनेंशियल ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर में अगर मिनिमम 30 दिन वहाँ पर काम किया है तो वो व्यक्ति बोनस प्राप्त करने का अधिकारी होता है। यदि किसी कर्मचारी को संस्थानों में जालसाजी, हिंसक व्यवहार, चोरी, दुर्विनियोग या तोड़ फोड़ के कारण नौकरी से पृथक कर दिया जाता है तो उसे बोनस प्राप्ति के अयोग्य माना जाएगा। अर्थात किसी व्यक्ति ने अगर 30 दिन काम किया है किंतु उसको कॉलेज में किसी फोर्जरी के कारण से, किसी थ्रेफ्ट के कारण से, किसी मिस जो ये अपन जो हिंसक व्यवहार करते हैं उसके कारण से अगर उनको हटाया गया है तो उसको बोनस के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। जबरी छुट्टी के दिनों, मजदूरी से छुट्टियां, मातृत्वकालीन छुट्टियां अथवा स्थायी व्यावसायिक चोट के कारण अनुपस्थित के दिनों को कर्मचारी के काम करने के दिनों में ही माना जाएगा। अगर किसी को मैटरनिटी लीव मिली है, अगर किसी ने जो छुट्टी ली है वो मजदूरी सहित है, अथवा किसी बिजनेस के कारण से अगर किसी व्यक्ति को परमानेंट कोई उसको डैमेज हुआ है ह्यूमन बॉडी को, तो उन दिनों में अगर वो अनुपस्थित रहा है तो भी उनको ड्यूटी ही माना जाएगा। नए स्थापित संस्थानों के कर्मचारी भी उस लेखा वर्ष से बोनस पाने के अधिकारी होंगे जिस वर्ष की उन्हें लाभ हो, अथवा छठे लेखा वर्ष से जबकि वे अपने उत्पादित सामान बेचना प्रारंभ करें। इसमें जो भी पहले हो वो लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। जहाँ तक बोनस का न्यूनतम तथा अधिकतम मात्रा का संबंध है, अधिनियम 1980 में संशोधन करके इस बात की व्यवस्था कर दी गई है कि प्रत्येक श्रमिक को स्थायी रूप से मजदूरी का 8.33% या 100 रुपये जो भी अधिक हो न्यूनतम बोनस के रूप में मिलेगा। अधिकतम बोनस श्रमिक के वेतन या मजदूरी का 20% होगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रारंभ में न्यूनतम बोनस वेतन या मजदूरी के 4% की दर से दे था, परंतु अनेक संशोधित अधिनियम के माध्यम से यह सीमा बढ़ा करके अब 8.33% कर दी गई है। 8.33% अब न्यूनतम बोनस का स्थायी प्रतिशत बन गया है। अधिनियम के अनुसार बोनस पाने के अधिकारी वे कर्मचारी होते हैं जो 2500 रुपये प्रति माह वेतन या मजदूरी प्राप्त करते हैं, किंतु बोनस भुगतान की गणना उसी प्रकार की जाएगी जैसे उनका वेतन या मजदूरी 1600 रुपये प्रति माह था उस हिसाब से। इस उद्देश्य के लिए वेतन या मजदूरी से आशय महंगाई भत्ते सहित उस मूल मजदूरी से है जो कर्मचारियों को देय होती है, परंतु इसमें अन्य भत्ते तथा समयोपरि कार्य का भुगतान सम्मिलित नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि बोनस के भुगतान की समय सीमा क्या होगी। बोनस के भुगतान की समय सीमा के संबंध में अधिनियम में कहा गया है कि कर्मचारी को बोनस के रूप में देय सभी धनराशियां सामान्यतया लेखा वर्ष की समाप्ति के 8 माह के अंदर दे दी जाएगी। अर्थात जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर समाप्त होता है तो उस फाइनेंशियल ईयर के समाप्त होने के 8 महीनों के भीतर कर्मचारी को बोनस के रूप में जो भी पेमेंट करना है वो उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। बोनस के संबंध में यदि विवाद हो तो बोनस का भुगतान विवाद के निपटारे या पंचायत की घोषणा की तिथि से 1 माह के अंदर कर दिया जाएगा, परंतु सरकार उचित एवं वैध कारणों के आधार पर मालिक द्वारा बोनस के भुगतान की अवधि को 2 वर्ष तक बढ़ा सकती है। सामान्यतया कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक बोनस का भुगतान है वो कर्मचारी को बोनस को देय तिथि से 8 माह के भीतर कर देना चाहिए। सरकार इसको 2 माह तक बढ़ा सकती है। अगर विवाद है तो विवाद होने की स्थिति में विवाद का जब फैसला हो जाएगा तो उसके 1 माह के भीतर बोनस का भुगतान किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एक्ट के अनुसार बोनस में किन किन चीज़ों की कटौतियाँ की जा सकती है। तो जहाँ तक बोनस से कटौतियाँ करने का संबंध है, मालिक को यह नियोजक को यह अधिकार है कि वह किसी कर्मचारी के गलत आचरण के कारण हुई वित्तीय हानि की धनराशि का उसी लेखा वर्ष में कर्मचारी के बोनस में से काट ले। अधिनियम मालिक को यह भी अनुमति प्रदान करता है कि वह पहले अदा कर दिए गए रिवाजी या अंतरिम बोनस का समायोजन अधिनियम के अनुसार दिए जाने वाले बोनस में कर सके। कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी कर्मचारी के कोड ऑफ मिस कंडक्ट के कारण से अगर संस्थान को किसी प्रकार की कोई वित्तीय नुकसान हुआ है, अगर मालिक को कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो वह उस फाइनेंशियल लॉस को दिए जाने वाले बोनस में से रिकवर कर सकता है। इसी प्रकार से मालिक ने रिवाजों के तहत या
अंतरिम बोनस का भुगतान कर दिया हो तो उस अंतरिम बोनस की कटौती या रिवाजी भुगतान बोनस के रूप में किया है तो इन दोनों की कटौती भी वह बोनस में से कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि कुल लाभ की गणना तथा बोनस में दिए गए की गणना किस प्रकार से किया जाएगा। तो जहाँ तक अपन समझते हैं कुल लाभ की गणना तथा बोनस के रूप में देय उपलब्ध अधिकार के संबंध में अधिनियम की धाराओं में उस विधि का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार कुल लाभ की गणना, उपलब्ध अधिभार का निर्धारण तथा ऐसे अधिभार की शुद्ध गणना हेतु पूर्व खर्चों का निर्धारण किया जाएगा। पूर्व खर्चों में डेप्रिसिएशन, डायरेक्ट एसेट्स, डेवलपमेंट फंड, रिटर्न ऑन कैपिटल तथा कार्य करने वाले विभिन्न प्रोपराइटरों का पारिश्रमिक सम्मिलित है। अधिनियम की इन विभिन्न धाराओं में समय समय पर संशोधन किया जाता रहा है। तो अपन ऐसे सारांश रूप में ये कह सकते हैं कि न्यूनतम जो बोनस भुगतान अधिनियम 1965 है वो कर्मचारियों का जो बोनस का देय है उसकी दर मोटा मोटी हमारे देश में 8.33 कर दी गई है तथा अब हम देखते हैं कि जो कर्मचारी हैं किन किन को बोनस मिलेगा, बोनस की पात्रता क्या होगी, न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या होगी, इन सारी बातों को सरकार के द्वारा समय समय पर तय किया जाता रहता है एवं उसके अनुसार बोनस का भुगतान हमारे देश में किया जाता है जो कि कर्मचारी वेलफेयर के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। थैंक्स टू ऑल मेंबर।